हेलो दोस्तों, मैं तनुज असवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है। आज उस सीरीज का अगला भाग लेकर आ रहे हैं हम उत्तराखंड का पंवार वंश या परमार वंश, जो कि इस परमार वंश का भाग 3 है। परमार वंश के भाग 3 में हम राजा पृथ्वीपति के बाद के राजाओं का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने जिन राजाओं का अध्ययन किया था वो थे राजा कनकपाल से लेकर के अजयपाल। भाग 2 में हमने जिन राजाओं का अध्ययन किया था वो थे राजा अजयपाल से लेकर के, मतलब राजा कल्याणपाल से लेकर के और पृथ्वीपति साथ। तीसरे भाग में हम राजा फतेहपति से लेकर के और श्रीनगर गढ़वाल के अंतिम शासक राजा प्रद्युमन शाह तक चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा फतेहपति शाह की जब मैं बात करता हूं तो राजा फतेहपति शाह 1664 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1716 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठते हैं। ये राजा फतेह शाह के शासन काल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहते हैं। जब राजा फतेह शाह शासक बनते हैं तो उस समय इनकी आयु कम थी, तो इनके जो दादा थे पृथ्वीपति शाह, वह 1664 से 1668 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो राजा के क्या रहते हैं, संरक्षक बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है उनके बाद इनकी जो माताएं रहती हैं रानी कटौची और रानी बरतवाली, ये राजा पृथ्वीपति शाह की क्या, फतेहपति शाह की क्या हो जाती है, संरक्षिका हो जाती है। ठीक, ये देखिए 1685 में फतेह शाह ने सिरमौर के शासक पर आक्रमण किया। इस समय सिरमौर के राजा रुद्र प्रकाश थे और इन्होंने क्या किया, बैराटगढ़, जिसको बिराल्टागढ़ भी कहते हैं, जिसको कालसीगढ़, बैराटगढ़, ये वाला जो क्षेत्र था, यहां पहले सिरमौर रियासत का भाग होता था और अक्सर इसके लिए युद्ध होता था किस किस के मध्य, गढ़वाल और सिरमौर के मध्य। तो यहां पर गढ़वाल के राजा ने इसको जीता और फिर उन्होंने क्या किया, इस बैराटगढ़ को गढ़वाल और सिरमौर के मध्य क्या कर दिया, सीमा निर्धारित कर दी। 1685 में पुनः फतेह प्रकाश ने क्या किया, सिरमौर के राजा रुद्र प्रकाश को पराजित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण है आपके पास भंगिड़ी का युद्ध। भंगिड़ी का युद्ध राजा फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य 18 सितंबर 1688 को भंगिड़ी में होता है। भंगिड़ी कहां है, भंगिड़ी हमारी जो पोटा साहिब है उसके पास ही एक स्थान है भंगिड़ी, वहां पर यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई ये अभी तक हमको पूर्णतः मालूम नहीं है, इतिहासकार भी इसमें कुछ नहीं कह सकते अभी तक। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा है, उनकी जो जीवनी है, उसमें लिखा गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने यह युद्ध जीता था और यह युद्ध 10 पहाड़ी राजाओं के और गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें पहाड़ी राजाओं का नेतृत्व गढ़वाल के शासक राजा फतेह शाह कर रहे थे। तो ये यहां पर हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1692 में राजा फतेह शाह ने क्या किया था कि सहारनपुर पर आक्रमण किया और सहारनपुर इस समय मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। और यहाँ के जो जनरल थे उनका नाम था सैयद अली, और इन्होंने क्या किया, सैयद अली को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और सहारनपुर के आसपास एक नगर की स्थापना कर दी जिसको फतेह नगर कहते हैं अपने नाम पे। 1697 में राजा फतेह शाह ने दाफा पर आक्रमण किया। दाफा यानी कि वर्तमान का जो तिब्बत है, तो तिब्बत पर आक्रमण किया और यहां पर ये विजय हुई। 1698 में कुमाऊं के शासक ज्ञानचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और यहां से
मां नंदा की प्रतिमा को ले जाकर के अल्मोड़ा ले गए और अल्मोड़ा में इन्होंने ज्ञानचंद ने क्या किया, नंदा देवी मंदिर की स्थापना कर दी। तो ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको इंपॉर्टेंट कर दो। ठीक, तो उससे आगे हम देखते हैं 1698 से और 1710 तक, यानी कि ज्ञानचंद से लेकर के और जगत चंद तक के काल को गढ़वाल और कुमाऊं के बीच द्वादश आक्रमण यानी कि 12 वर्षीय आक्रमण का या 12 वर्षीय संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। लगातार 12 वर्ष तक गढ़वाल और कुमाऊं लड़ते रहे, कभी गढ़वाल जीत रहा, कभी कुमाऊं जीत रहा, ये जीत और हार का सिलसिला लगातार चलता गया। ठीक, पहले ज्ञानचंद को इन्होंने पराजित किया, फिर ज्ञानचंद ने इनको पराजित किया, मूर्ति दे गया, उसके बाद जगतचंद आता है, तो पहले जगतचंद को इन्होंने पराजित किया, फिर जगतचंद ने इनको पराजित किया, श्रीनगर पर अधिकार कर लेता है, उसके बाद पुनः फतेह शाह आते। तो ये इनके बीच की क्या है, 12 वर्ष की। 1709 में ये देखिए, यही इसका इसी कांड के समय के 1709 में जगतचंद ने क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया और श्रीनगर पर विजय प्राप्त कर ली। फतेह शाह के शासनकाल में ही कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य सर्वाधिक संघर्ष हो। तो प्रश्न क्या आएगा, गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य सर्वाधिक संघर्ष किस राजा के काल में होते हैं, तो किसके काल में होते हैं, फतेह शाह के काल में है। चलिए आगे बढ़े। फतेहपति शाह को गढ़वाल का क्या कहते हैं, शिवाजी कहते हैं। और ये अपने दरबार में शिवाजी के समान ही क्या रखते थे, बड़े बड़े विद्वानों को रखते थे। जैसे शिवाजी की जो क्या थी मंत्री परिषद थी, उसको अष्ट प्रधान कहते थे। और जैसे अकबर के और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ पर कौन रहते थे, 9 रत्न रहते थे, वैसे ही गढ़वाल में एकमात्र, गढ़वाल के उत्तराखंड का एकमात्र राजा फतेह शाह था जिसके दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। इनमें सुरेशानंद बड़तवाल, क्षेत्राम धस्माना, रुद्रीदत्त किलोठी, हरिदत्त नौटियाल, बासवानंद, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कैंथोला, हरिदत्त थपलियाल। तो ये 9 क्या थे, इसके 9 रत्न थे। मतलब यहां पर 9 अलग अलग प्रकार के विद्वान रहते थे। राजा फतेहपति शाह के शासनकाल में इन 9 रत्नों के अतिरिक्त, अब लगाइए, विद्यानुरागी राजा, यानी कि ऐसा राजा जिसने अलग अलग विद्वानों को अपने दरबार में क्या दिया, आश्रय दिया, ऐसा राजा कौन, राजा फतेहपति शाह। इसीलिए इसके शासनकाल में कई पुस्तकों की रचना की गई। जैसे फतेह रतन कवि ने कौन सी पुस्तक लिखी, फतेह प्रकाश। मतीराम के द्वारा वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल। रामचंद्र कलियार के द्वारा फतेह शाह यशोवर्मन। जगतहार के द्वारा फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। सुखदेव के द्वारा वृत्त विचार। और फतेह प्रकाश जो पुस्तक रतन कवि लिखता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पुस्तकें कई बार पूछा गया, कौन सी, वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल और फतेह प्रकाश। तो ये भाई कौन क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट। जीवन में ये क्या है, गोली है, गोली कई की, परीक्षा की। अब फतेह प्रकाश में फतेह शाह को क्या बोला, हिंदुओं का रक्षक, शील का सार, उदंडों को दंड देने वाला राजा बोला गया है। आगे बढ़ो। छंदसार पिंगल, ठीक, इसमें इसकी तुलना किससे की गई है, शिवाजी से की गई है। तो प्रश्न आएगा, छंदसार पिंगल में राजा फतेह शाह की तुलना भारत के किस राजा से की जाती है, तो किससे, शिवाजी से। फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में खुरबुड़ा, राजपुर और चमसारी नामक गांव को दान दिया था। होता क्या है कि लगभग 1676 के आसपास जो सिख संप्रदाय था उसके गुरु हुआ करते थे कौन, हर राय जी। हर राय जी के
बड़े पुत्र थे गुरु राम राय और उनके बाद के पुत्र थे हरकिशन राय या किशन राय जी थे। अब हर राय ने क्या किया, अपने बड़े बेटे को गद्दी ना दे करके छोटे बेटे को गद्दी दे दी। उसका कारण क्या था, जो गुरु राम राय थे उनकी मित्रता किससे थी, औरंगजेब से थी। और औरंगजेब सिख संप्रदाय का क्या कर रहा था, उनको मारने कूटने पे लगा हुआ था। तो उनके पिता नाराज हो गए, गलत आदमी से दोस्ती कर ली। तो उन्होंने कहा भाई दोस्ती तोड़ तभी गद्दी मिलेगी। उसने कहा नहीं, दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, गद्दी नहीं चाहिए। तो उसी के बाद जब पिता ने गद्दी नहीं दी तो वो पंजाब से कहां आ गए, उत्तराखंड में बस गए। यानी कि उन्होंने वहां से पलायन कर लिया। कहां, उत्तराखंड में। यहां रहने के लिए जगह नहीं थी, अपने साथ भीड़ लेके आगे दुनिया भर की जगह थी नहीं, कहां रहेगा कहां खाएगा भाई। तो औरंगजेब उनके रहने खाने की क्या करते हैं, यहां पर व्यवस्था करते हैं। और गढ़वाल के राजा को लेटर लिखते हैं कि भाई मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसको कुछ रहने खाने की क्या करो, व्यवस्था करो। और फिर गुरु राम राय देहरादून आते हैं और यहां पर अपना डेरा जमा देते हैं धामावाला में, जहां पर आप वर्तमान में क्या देखते हैं, वहां जहां पर हम वर्तमान में महंत साहिबान को देखते हैं, या गुरु जो उनका क्या है अखाड़ा है, जिसको उदासीन अखाड़ा कहते हैं, दरबार साहिब कहते हैं उसको। तो वो किसके कारण यहां बना है, राजा फतेह शाह के कारण। उन्होंने उनको यहां पर जमीन दी। इस समय गढ़वाल के चाणक्य पूरिया नेथानी राजा फतेहपति शाह के दरबार में थे। इनको गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहते हैं। ठीक, फतेह शाह द्वारा 2 कर लगाए गए थे। एक सिंधी सूप, मतलब सूप गांव में आपने देखा होगा ना, चावल को पटकने के लिए, ठीक है, उसको सफाई करने के लिए रिंगाल का रहता है, उसको सूप कहते हैं। तो उन्होंने लगाया सिंधी सूप, यानी कि घर में जितनी महिलाएं होंगी उतना अनाज दरबार में देना पड़ेगा। माना 4 महिलाएं घर में, तो 4 सूप पे काहे के देने भाई, आपको अनाज के देने हैं। तो इसको सिंधी सूप। दूसरा चुलकर, यानी कि जिस घर में जितने चूल्हे होंगे, ठीक है, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, एक चूल्हा बाहर गर्म पानी करने के लिए रखा हुआ, एक चूल्हा अंदर नॉन वेज बनाने के लिए, अगला चूल्हा वेज बनाने के लिए। तो जितने जिस घर में चूल्हे होंगे तो लोग क्या नहीं करेंगे, फिर परिवार का आवंटन नहीं करेंगे। ठीक, तो राजा ने उस पर क्या लगा दिया, चुलकर लगा दिया। घर में जितने चूल्हे होंगे उतने रुपए दरबार में जमा करने होंगे, तो ये चुलकर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो छंदसार पिंगल, जिसमें गढ़वाल के राज, इसको गढ़वाल का शिवाजी बोला गया है। ठीक, क्यों, और इनको गुरु गोविंद सिंह के समान दिखाया गया। जैसे शिवाजी घोड़े के ऊपर बैठते हैं, वैसे इनको भी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाएगा। देखिए क्या बढ़िया लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राजा उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह फतेहपति शाह के पुत्र थे। मौला राम इनके न्याय प्रशासन की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई थी, बहुत कम समय तक राजा रहे, और बग्वाल के दिन, इनकी दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा बनते दिलीप शाह, लेकिन दिलीप शाह भी बहुत समय तक शासक नहीं रहे, इनकी मृत्यु भी 2-3 वर्ष में हो गई थी। अब दिलीप शाह के बाद उनके नाबालिग पुत्र प्रदीप शाह को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। उस समय प्रदीप शाह की आयु मात्र 5 वर्ष। तो अब कौन इनकी कोई क्या रहेगी, संरक्षिका रहेगी। तो संरक्षिका कौन, जिया कनक देई। अब जिया कनक देई की बुद्धि खत्म, रानी बिल्कुल खत्म, सपचटाए नमो, बुद्धि में कुछ नहीं था। अब उसको समझ ही नहीं आता था करें क्या। तो इसी समय पंच भैया कठेत, 5 भाई कठेत थे। रवाई में सदर सिंह कठेत नाम का एक व्यक्ति था जो रवाई की परगने को देखता था। अब रवाई के परगने को देखता था तो उसके सदर सिंह कठेत के थे 5 बेटे, वो अब पिता के स्थान पे लगान वसूल करते थे। वो राजा के यहाँ गए। अब जैसे राजा के यहाँ जाते थे तो वह राजा तो छुटका था, वो क्या खेल रहा है, वो गुत्थी खेल रहा। राजा बगल में देख रहा, राजा कहाँ, ये भाई गुत्थी खेल रहा। ठीक, और इन्होंने रानी के बाद पैसे दे, रानी ने दिए नहीं, रानी ने अंदर डाला। अब उनको लग गया कुछ समय बाद कि यार राजा तो क्या है, कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थाएं फैल चुकी है। अब 5 भाइयों ने दिमाग में लगा दिया, अब वो टैक्सी जमा करने नहीं आते, कभी 1 रुपया 2 रुपये मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया।
अब रानी को लगा कि यार राज्य अब खत्म होने वाला है, तो इसी समय रानी राज्य के पूर्व वजीर, राज्य के पूर्व सभासद पूरिया नैथानी, जो अपने गांव नैथाना में जा चुके थे, वहां उन्होंने नैथाना का किला बना दिया था। अब उन्होंने नैथानी जी को, पूरिया नैथानी को क्या किया, संपर्क किया, उनको अपने यहां बुलाया, श्रीनगर बुलाते हैं, उनको सदर सिंह कठेत के बच्चों को मारने का जिम्मा देते हैं, वो उस अभियान को दबा देते हैं। उन्होंने राजा को सुरक्षा प्रदान की, राजा को अपने गांव भेज दिया। ठीक, तो ये कौन थे, हमारे पूरिया नैथानी। अब जिस समय प्रदीप शाह शासक बनते हैं, उसी समय कुमाऊं की गद्दी पर पहले दिलीप शाह था, दिलीप शाह के बाद कल्याण चंद्र चतुर्थ बने, जिनको डोटी कल्याण चंद्र बोलते हैं। अब इनके समय 1743 में, डोटी कल्याण चंद्र के समय 1743 में रोहिला आक्रमण करते। चलो आगे उसकी बात करेंगे। प्रदीप शाह को महाराजा धीराज की क्या थी, उपाधि धारण की थी। इनके कई दान पात्र, ताम्रपत्र और मुद्राएं मिलती है। इन्होंने दून में सिख गुरुद्वारा के लिए 4 गांव, धामोवाला, मियावाला, पंडितवाड़ी और भूपतवाला क्या दिए, दान में दिए। इसका सभापति तथा धर्माध्यक्ष कौन था, मेधाकर शर्मा था, जिसने एक प्रसिद्ध पुस्तक रामायण प्रदीप की रचना की। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, लिखना है। गढ़वाल शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तंवर इनके राज्यश्रेय पर थे। इनके द्वारा निर्मित प्रदीप शाह का एक चित्र भी मिलता है। इसने दून की राजधानी नवादा से कहां ले आई, धामोवाला ले आई। इसके काल में गढ़वाल एवं कुमाऊं में रोहिलों का प्रभुत्व था। टिहरी राज्य अमेरिका में रामायण प्रदीप के अनुसार रोहिलों ने कुमाऊं पर 1743 में आक्रमण किया। कल्याण चंद्र चतुर्थ बिना युद्ध के भाग कर कहा गया लोहाब के पास गैर मांडा में, और वहां पर गढ़वाल के राजा से सहायता मांगता है। अब ये देखिए, कल्याण चंद्र चतुर्थ प्रदीप शाह के पास हाथ जोड़े बैठा, भाई महाराज क्या कर दो, हेल्प कर दो। तो ये इसको उधार देगा 3 लाख रुपए, और यह पहला मौका है जब गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेनाएं लड़ती है, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं लड़ी। ठीक, किसके खिलाफ, रोहिलों के खिलाफ। ठीक, दूनागिरी का युद्ध 1773, यह युद्ध रोहिला और गढ़वालियों के युद्ध रोहिला और गढ़वालियों के कुमाऊं की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ। इसमें गढ़वाल कुमाऊं की सेना पराजित हुई, रोहिलों के साथ संधि हुई। इस संधि में रोहिलों ने कुमाऊं के नरेश से 3 लाख रुपए मांगे। यह सहायता राशि प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को उधार देकर सहायता की। देखिए, बताया था मैंने आपको कि पहली बार कुमाऊं एक साथ लड़े थे। गढ़वाल पर भी रोहिला सरदार नजीब खान ने दून घाटी पर क्या किया, आक्रमण किया तथा प्रदीप शाह इस में पराजित हुआ। दून पर रोहिलों का आधिपत्य हो गया। इसके बाद राजा बनता है ललित कुमार शाह। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, किसके बारे में, ललित शाह के बारे में। ललित शाह प्रदीप शाह उत्तरा गढ़वाल का सबसे लंबे कार्यकाल वाला शासक है, यानी कि इससे ज्यादा लंबा कार्यकाल गढ़वाल में किसी के नहीं रहा। कुमाऊं में गरुड़ ज्ञानचंद और गढ़वाल में प्रदीप शाह। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद शासक बनता है ललित कुमार या ललित शाह। इसके शासनकाल में 2 बार सिखों ने क्या किया, आक्रमण किया और देहरादून को लूटा। यह कुमाऊं के शासक दीपचंद का समकालीन था। कुमाऊं में कलह की समस्या हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए गढ़ नरेश को आमंत्रित किया। अब देखिए, इस कहानी को समझते हैं। कुछ हुआ क्या, कुमाऊं के राजा थे दीपचंद। दीपचंद की हत्या मोहन सिंह रौतेला करता है। मोहन सिंह रौतेला उसकी जैसे हत्या करता है, तो हत्या करने के बाद मोहन सिंह रौतेला वहां पर मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। वह
हर्षदेव जोशी के भाई जयदेव जोशी को भी मार देता है। इसी से गुस्सा था प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी, कुमाऊं के चाणक्य, वो गढ़वाल के राजा को लेटर लिखते हैं कि यहां पर एक नकली चंद है, वो राजा बन गया है, जबकि इस समय उत्तराखंड में एकमात्र राजा कौन है, वो तो आप है। तो आपको क्या होना चाहिए, गढ़वाल पर अधिकार, कुमाऊं पर अधिकार कर लेना चाहिए। और इसी समय बगवाली पोखर का युद्ध 1777 में होता है और इस युद्ध में कुमाऊं का राजा मोहनचंद पराजित हो जाता है। किससे? गढ़वाल से। तो इसको बगवाली पोखर का युद्ध। इस युद्ध में जब राजा जब जीत जाता कौन, ललित शाह, तो उसने क्या किया, अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठा दिया। हर्षदेव जोशी को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मौलाराम इसके दरबार में था। जब ये अपने बेटे से क्या आ रहा था, विदाई लेकर आ रहा था कि बेटा ढंग से राज्य चलाना। उसके बाद जैसे ये रास्ते में पहुंचता है तो दुलड़ी नामक स्थान पे, जो कि गनाई जिवाड़ के पास है, यहां पर राजा को मलेरिया हो जाता है और यहीं पर वो मर जाता है। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत, प्रद्युम्न, पराक्रम और प्रीतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित शाह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा जयकृत शाह शासक बनता है, जो कि महारानी क्यूटली से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र थे। अब इन दोनों जयकृत और प्रद्युम्न के मध्य क्या नहीं थे, संबंध अच्छे नहीं थे। मौलाराम लिखता है कि ये इसने अपने अनुज यानी कि छोटे भाई प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी से हटाना चाहा और उसने मोहन सिंह को क्या दी, सहायता दी। इससे क्रुद्ध होकर के प्रद्युम्न शाह ने देवलगढ़ को लूटा और 1780 में उसने श्रीनगर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक, चलिए कपरौली का युद्ध। अब जब श्रीनगर पर वो आक्रमण कर देता है तो राजा जयकृत शाह सिरमौर के शासक अपने मित्र जगत प्रकाश को कॉल करता है, उसको बोलता मेरी सहायता के लिए आ जाओ। और कपरौली नामक स्थान पे जगत प्रकाश की सेना, प्रद्युम्न शाह की सेना, पराक्रम शाह, विजयराम नेगी की सेनाओं के मध्य हुआ और इसमें सिरमौर का राजा जीत जाता है और वह गढ़वाल में शांति स्थापित कर देता है। ठीक, होता है जोशाणी कांड। हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में कुमाऊनी सेना श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। उसने श्रीनगर और देवलगढ़ को लूटा और जिस सेना का नेतृत्व जोशी कर रहा था और जोशियों ने ही उसको लूटा, तो उसी कांड को गढ़वाल के इतिहास में क्या कहते हैं, जोशियाणा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयकृत शाह इस विश्वासघात से क्या खिन्न हो गया और देवप्रयाग चला गया। जब वो देवप्रयाग गया तो रघुनाथ मंदिर में वो उसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इसकी पत्नी भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और मरते मरते सती होते इसकी पत्नी कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे पति को परेशान किया है उसी प्रकार तुम लोग भी कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अब इसके समय प्रमुख आक्रमण 1773 दून पर सिख आक्रमण हुआ और सिखों को इसने 4000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। 1776 में रोहिला आक्रमण, जयकृत शाह ने सिखों को राखी नामक कर देना स्वीकार किया, जो कि उपज का 1/15 हुआ करता, 1/5 हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ो। इसके बाद राजा बनते हैं प्रद्युम्न शाह। जैसे उनको खबर मिलती है कि भाई जयकृत शाह की मृत्यु हो गई है, वो तुरंत अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, कहां की, कुमाऊं की, और वहां से वापस आ जाते हैं गढ़वाल और यहां पर प्रद्युम्न चंद का नाम छोड़ करके प्रद्युम्न शाह का नाम लेते हैं और कुमाऊं की गद्दी पर हर्षदेव जोशी को बैठा देते हैं कि भाई अब तू मेरे बदले क्या देख, शासन देख।
अल्मोड़ा की बागडोर हर्षदेव जोशी को सौंप दी, स्वयं श्रीनगर की गद्दी पर बैठ गए। गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र शासक या श्रीनगर गढ़वाल का अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह, एकीकृत गढ़वाल का अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह। इसके काल में ही सत्ता का केंद्रीकरण गढ़वाल में दिखाई पड़ा। यह संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में शासन करने वाला एकमात्र राजा, ना इससे पहले कोई था ना इसके बाद कोई हुआ। ये एक ही आदमी था जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करता है। ठीक, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गढ़वाल के शासक बनने, इसके भाई पराक्रम शाह ने क्या कर दिया, इसका विद्रोह कर दिया, इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और जो पराक्रम शाह था उसने उसको मौला राम ने क्या लिखा, बिगड़ेल राजकुमार लिखा। उसको विलासी बोला, दुराचारी बोला, चरित्रहीन राजकुमार बोला, क्योंकि उसने मौला राम की जो कीर्ति गणिका नाटक थी उसको फाड़ देता है। अब मौला राम उससे गुस्सा हो गया, तब मौला राम ने उसके लिए इतनी भयंकर भयंकर उपाधियां दे दी। ठीक, अब अगला है पालीग्राम का युद्ध। दो पालीग्राम का युद्ध है 1786 में हर्षदेव और मोहनचंद के मध्य हुआ। इसमें मोहनचंद विजय हुआ, क्योंकि मोहनचंद की सेना को पराक्रम शाह ने क्या दिया, आश्रय दिया, उसने अपनी सेना भी भेजी। 1788 में हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मोहनचंद की मृत्यु हुई। हर्षदेव जोशी ने शिवचंद को सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद महेंद्र चंद और शिवचंद के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शिवचंद हार गया। ठीक, कुमाऊं के सिंहासन पर महेंद्र चंद बैठ गया। 1790 में हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद को हराकर कुमाऊं पर गोरखों ने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया, और यहीं से चंदों का अंत भी हो गया। लंगूरगढ़ का युद्ध 1790 में कुमाऊं पर तो गोरखे अधिकार कर लेते हैं, लेकिन अभी गढ़वाल पर नहीं था। 1791 में वो गढ़वाल पर पहला आक्रमण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल पर पहला गोरखा आक्रमण 1791। इस पहले गढ़वाल में प्रथम गोरखा युद्ध हुआ। इसमें गोरखों ने क्या कर दिया, गढ़वाल पर डेरा जमा दिया था। लेकिन फिर इनके मध्य एक संधि होती है, जिसमें गढ़वाल के राजा ने 25,000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। इसके अलावा एक गोरखा रेजिडेंट श्रीनगर में भी रहेगा, यह भी उसमें एक शर्त थी। इसको बोलते हैं लंगूरगढ़ की संधि। 1795 में, संवत 1851-52 में यहां पर क्या आता है, अकाल पड़ जाता है, भीषण अकाल पड़ा। और यहां पर जब अकाल पड़ा तो इसको 51वीं 52वीं के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1803 में गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप हुआ, 9.0 तीव्रता वाला। इस आपदाओं के कारण गढ़वाल क्षेत्र की स्थिति खराब हो गई, और इसी का फायदा उठाकर 1803 में गोरखों ने पुनः आक्रमण कर दिया। और 1803 में जब ये द्वितीय गोरखा युद्ध शुरू होता है तो ये इनके मध्य कुल 4 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध अलकनंदा नदी के तट पर, दूसरा युद्ध बाड़ाहाट में, इन सब में तीसरा युद्ध चंबुआ या चंबा में, 14 मई 1804 को खुरबुड़ा देहरादून में गोरखा सेना और गढ़वाल के मध्य पुनः युद्ध हुआ, जिसमें गढ़वाल का शासक वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, और इस शासन को उत्तराखंड में गोरख्याणी कहते हैं भाई। ठीक, तो ये हमारा, ये देखिए, ये गढ़वाल के राजा 54वें शासक महाराजा प्रद्युम्न शाह, ये लड़ रहे हैं गोरखों के साथ। इसी के साथ हम आज जो हमारा परमार वंश था श्रीनगर का, वो समाप्त होता है। ठीक, इसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग सब लिख लीजिएगा। हमारे पेड कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे शुरू हो चुके हैं, और एप्लीकेशन का लिंक हमारी वीडियो के बायो में दे रखा है। वहां से आप
डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्सों को परचेज कर सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।